हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं, मेडाइवल इंडिया पढ़ रहे थे हम लोग, और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य को देखा था, उसमें बाबर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। और अब यह मुगल साम्राज्य ही चल रहा है। इसमें आज हम लोग बाबर के बाद जो उसका योगी पुत्र हुमायूं है उसको पढ़ेंगे, और इस वीडियो में हुमायूं का पूर्ण जो विवरण है, हुमायूं का जितना भी पॉइंट है, हम लोग इसी वीडियो में हुमायूं को देख लेंगे। ऐसे मैं चाहता हूं कि जो एक वीडियो बनाऊं तो उसी में एक कैरेक्टर, जैसे हुमायूं है या मान लीजिए बाबर है, तो मैं चाहता हूं कि एक कैरेक्टर को एक वीडियो में ही डाल दूं। लेकिन क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसके चलते हमको 2 पार्ट में करना पड़ता है। लेकिन हाँ, हुमायूं को हमने एक ही वीडियो में कर दिया है, वह आप देख लेंगे। सारा पॉइंट हुमायूं का इसी मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं कौन था? तो बाबर का पुत्र था। बाबर को 4 पुत्र थे, उसमें से एक हुमायूं भी था। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं 1530 से 1556 है ना, इसका कार्यकाल है 1530 से 1556। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556। इनके लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव आया। उतार चढ़ाव बाबर के लाइफ में भी आया, अकबर के जीवन में भी आया। लेकिन अगर बात करें मुगल सल्तनत में, तो हुमायूं के जीवन काल में जितना उतार चढ़ाव आया उतना हमको नहीं लगता है किसी और के काल में आया। बेचारा जिंदगी भर जो है, आप एक तरह से देखें तो बहुत भटका, मतलब युद्ध किया, हारा 2 बार, दोनों बार हार गया शेर खां से। उसके बाद भी, हारने के बाद भी तीसरी बार मतलब 15 साल तक घुमक्कड़ की लाइफ जी। उसके बाद फिर पुनः आके आक्रमण किया और फिर सिकंदर को हरा करके, वह जो है पंजाब का शासक हरा करके फिर दिल्ली पर जो है काबिज हुआ, दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली। तो उतार चढ़ाव का अगर बात करें तो बाबर बेचारा बहुत ही ज़्यादा, मतलब सॉरी बाबर नहीं, हुमायूं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल पूर्ण इसका जीवन रहा, संघर्षपूर्ण रहा। आइए देखते हैं पहला क्या है। तो नसीरुद्दीन हुमायूं है ना, नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में, है ना, कहाँ पर? आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। तो बताइए, हुमायूं कितने वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा? 23 वर्ष की अवस्था में। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तारीख को? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को, है ना। नासिरुद्दीन हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नासिरुद्दीन हुमायूं। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530, 29 दिसंबर 1530, 2930 है ना, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं, है ना, बदख्शां का सूबेदार था। कहां का था? बदख्शां का सूबेदार था। मतलब गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? तो बदख्शां, है ना, बदख्शां का, बदख्शां खौसा संयुक्त है ना। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। आगे देखते हैं। अपने पिता के निर्देश के अनुसार, अपने पिता के निर्देश, अर्थात हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। तो बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, मतलब कोई लोभ मोह नहीं है। इनके बाबूजी का आदेश हुआ कि चारों भाई में बांट लिया जाए, तो उन्होंने क्या किया? उनके आदेश पर, बाबर के आदेश पर अपना सारा साम्राज्य चारों भाइयों में बांट दिया। तीनों भाइयों में और एक हुमायूं मिलकर 4 भाइयों में। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को, है ना, इनका भाई था, बाबर का बेटा था, कामरान को काबुल और कंधार, कामरान को क्या क्या दिया? काबुल और कंधार। कामरान कौन है? बाबर का पुत्र है, हुमायूं का भाई है। तो कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को, यह दूसरा पुत्र है, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा अस्करी को क्या दिया? संभल। मिर्जा अस्करी को संभल जगह का नाम है, संभल दिया। और मिर्जा हिंदाल, जो तीसरा पुत्र है, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा, है ना, हुमायूं का चचेरा भाई कौन है? सुलेमान मिर्जा। हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को, हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। बदख्शां प्रदेश वही प्रदेश है जहां पर कि हुमायूं पहले शासन करता था। आपने यहाँ आगे अगले पॉइंट में देखा था, पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। तो वही बदख्शां जो है, वह बदख्शां किसको दे दिया? अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया। आगे आप इसी मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे कि बाबर के निर्देश पर हुमायूं ने कितने अच्छे से अपने सभी प्रांतों को सभी भाइयों में बांट दिया। लेकिन जब आगे आप जाएंगे और आगे आप औरंगजेब से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि कैसा औरंगजेब था। दारा सिकोह अपना भाई को मार करके, और जो है उसका सबका, मतलब बुझिए कि एकदम उल्टा है
आगे जाकर के यह मुगल साम्राज्य जो है आपको लगेगा उल्टा। लेकिन हुमायूं से देखें, अकबर को देखें, तो इन लोगों में बहुत ही उदारता की भावना थी, कुछ ना कुछ उदार वृत्ति था। और तब इसीलिए उदार वृत्ति के कारण ही समझें कि हुमायूं का नाम इसलिए भी रोशन हुआ कि वह बाबर का पुत्र था, और हुमायूं का नाम इसलिए भी रोशन हुआ कि उसका पुत्र अकबर था। अर्थात कि वह पुत्र का पुत्र, जो आप कह सकते हैं कि वह बाबर के नाम से भी फेमस हुआ और अकबर के नाम से भी फेमस हुआ, दोनों की मिडिल कड़ी हुई। और बाबर और अकबर दोनों ही बहुत ही फेमस शासक रहा मुगल साम्राज्य का। जहां तहां अकबर तो बाबर पर भी भारी पड़ गया। अगर आप शासनकाल देखें अकबर की, जितने स्थिरता पूर्वक और जितने दिनों तक अकबर ने शासन किया, किसी भी मुगल शासक ने उतना शासन नहीं किया जितना अकबर ने किया, और बहुत ही अच्छे ढंग से किया, मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से, जिसको शासक कहते हैं वह अकबर ने कहा। वह किसका पुत्र है? हुमायूं का। तो इतने उदार वृत्ति जिन्होंने कोई लोभ नहीं किया और अपने सभी भाइयों में बांट दिया, जबकि ज्यादा योग्य होने के कारण वह चाहता तो यहां पर गद्दारी अपने भाइयों से कर सकता था। लेकिन यहां तक कि हुमायूं ने अपने चचेरे भाई जो सुलेमान मिर्जा को भी बदख्शां का प्रदेश दे दिया, जहां की वह खुद पहले सूबेदार था। तो ऐसी वृत्ति थी जहां किसकी? यह थी हुमायूं की। और इन्होंने ही ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो मुगल साम्राज्य की एक बहुत बड़ी मिसाल बना आगे जाके, और जिसका नाम भी अकबर था और काम भी अकबर था। अकबर का अर्थ महान होता है, वह उतने ग्रेट भी थे। तो चलिए अभी हम लोग हुमायूं को देख रहे हैं। तो कि क्या क्या दिया? अपने पिता के निर्देश पर सभी भाइयों को बांट दिया। तो कामरान को क्या दे दिया? काबुल और कंधार। मिर्जा अस्करी को संभल दिया। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी। और अपने चचेरे भाई जो सुलेमान मिर्जा था, सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कब की गई? 1533 में। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने की। और कब की? 1533 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? शेर खां और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? शेर खां और हुमायूं के बीच। और कब लड़ा गया? 1539 में, है ना। तो 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 25 जून 1539 को, है ना। चौसा का युद्ध 25 जून 1539। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को। और किसके किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि शेर खां ने शेरशाह की पदवी कब ग्रहण की? तो चौसा के युद्ध जो 1539 में वह बाबर से लड़ा, और उसी युद्ध में बाबर को हराने के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। तो यह भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, कहीं कहीं पर बिलग्राम का युद्ध भी मिलता है और कहीं कहीं पर कन्नौज का युद्ध भी मिलता है, तो दोनों एक ही चीज है। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, देखिएगा इसको। चौसा और बिलग्राम या कन्नौज एक ही बात है। बिलग्राम का युद्ध कहें या कन्नौज का युद्ध कहें, यह कब लड़ा गया? तो 17 मई 1540। चौसा 39, बिलग्राम 40, अर्थात 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच। फिर जो है शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। और यह जो पहले तो चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां हुमायूं के बीच हुआ, उसमें भी शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया। फिर 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कहिए 17 मई 1540 को हुआ, एक साल बाद, और इसमें भी शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। और इस युद्ध में फिर से शेर खां ने क्या किया? हुमायूं को पराजित कर दिया। चौसा का युद्ध एक, और दूसरा कौन सा था? बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 39, बिलग्राम का युद्ध 1540, और दोनों में ही कौन पराजित हुए? तो हुमायूं जो बाबर पुत्र था वह पराजित हुए, और जीता कौन?
शेर खां जीता। प्रथम बार जो चौसा के युद्ध में शेर खां ने किसको हराया? हुमायूं को। और उसके बाद कौन सी पदवी ग्रहण की? शेरशाह की पदवी ग्रहण की। आगे देखते हैं, है ना। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दूसरी बार जो बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया, उसके बाद उसने क्या कर लिया? तो आगरा पर भी अधिकार कर लिया। किसने? शेर खान ने। और दिल्ली पर भी शेर खान ने आगरा और दिल्ली दोनों पर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। यहां की सत्ता पर काबिज हो गया। कौन? शेर खां, क्योंकि हुमायूं दोनों बार ही हार चुका। तो आपसे पूछा जाएगा कि शेर खां अगर आगरा और दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1540 में। किस युद्ध में? बिलग्राम के युद्ध में। किसको हराकर? तो हुमायूं को हराकर। आगे देखते हैं, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। बिलग्राम, अब यहां से बेचारा जब इस बिलग्राम युद्ध में हारने के बाद जो उसका लाइफ का बहुत ही बैड पॉइंट वहां से स्टार्ट हो जाता है। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। बिलग्राम युद्ध में हार गया और उसके बाद क्या हो गया? वह सिंध चला गया, जहां उन्होंने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित का अर्थ हुआ कि वह अपना कोई घर द्वार नहीं, निर्वासित जीवन का अर्थ हुआ कोई वासित मतलब कहीं कोई जगह रहने के लिए नहीं, निर्वासित घुमक्कड़ जैसा कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह की जिंदगी को निर्वासित जिंदगी कहते हैं, निर्वासित जीवन करते हैं। तो बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। उन्होंने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया, है ना। 15 साल तक जो है, अब सोचिए एक इतने बड़े शासक का पुत्र, बाबर का पुत्र, और जो है निर्वासित जीवन जी रहा है, घुमक्कड़ों जैसा घूम रहा है। वह मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक, उतना प्रतापी शासक का पुत्र, बताइए क्या कंडीशन हुई होगी उस समय हुमायूं की जब वह उसके साथ ऐसा बीता होगा। तो यही कह रहा है कि हमेशा जिंदगी में एक तरह का नहीं होता है, जो झूला का बॉक्स होता है, जो नीचे होता है तो कभी कभी ऊपर भी चढ़ता है। अर्थात जब बाबर के समय में उतना चरम पर गया मुगल साम्राज्य, तो हुमायूं में क्या हो गया? उतना ही गिर गया। फिर अकबर में उतना ही चढ़ गया। तो ये चीजें जो है जीवन में बनी रहती है और तभी जिंदगी का मजा भी है। तो क्या हो गया? बिलग्राम हो गया, उन्होंने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। तो यह निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? सिंध में, है ना। सिंध में निर्वासित जीवन व्यतीत किया हुमायूं ने। आगे देखते हैं, निर्वासन के समय, अर्थात जब वह घुमक्कड़ों ऐसा घूम रहा था, निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त। क्या नाम है? सिया मीर बाबा दोस्त, है ना। सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ, इसी का दूसरा नाम है मीर अली अकबर जामी। क्या नाम है? मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ, है ना। निर्वासित जीवन के समय हुमायूं ने हिंदाल का एक आध्यात्मिक गुरु, है ना, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जो फारसवासी हैं, क्या नाम है? सिया मीर बाबा दोस्त। सिया मीर बाबा दोस्त नाम है, उर्फ अर्थात इनका दूसरा नाम है मीर अली अकबर जामी। क्या नाम है? मीर अली अकबर जामी। इसी की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम जो है हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। और इसी से किसने? हुमायूं ने शादी कर लिया, निकाह कर लिया। मतलब हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में, अर्थात कुछ समय के बाद, कालांतर में हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। तो अकबर की मां का नाम क्या हो गया? हमीदा बानो बेगम। जानते भी आप लोग होंगे। तो हमीदा बानो बेगम। अब देखिए, एक तो उतनी उदारवृत्ति का हुमायूं था, दूसरा इसका जो नाना जी हुआ सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, यह भी एक आध्यात्मिक गुरु थे और इनकी पुत्री थी कौन? हमीदा बानो बेगम। तो स्वाभाविक है इन सब का इफेक्ट भी अकबर पर पड़ा होगा, जो कि बाद में अकबर महान हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसी समय इस घुमक्कड़ी के दौरान ही अकबर का जो है नींव रखा गया था, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि जब वो आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त के यहाँ गए या उनसे मिले, या हिंदाल में उन्होंने जब अपना घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत कर रहा था हुमायूं, उसी दौरान जो है हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। और उसी बीच जो है अकबर का समझिए जन्म होना, मतलब अकबर की नींव रखी गई, समझ लीजिए वहीं पर। आगे देखते हैं, जो कि किसके लिए? हुमायूं के लिए सबसे कठिन समय था, उसी समय अकबर का जो है नींव रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर का जन्म हुआ
तो हुमायूं को उस जन्म के बच्चे के जन्म के खुशी के अवसर पर किसी को देने के लिए एक चांदी का कुछ टका भी नहीं था जो वह किसी को दे सकता था। इतनी खराब स्थिति थी हुमायूं की जब अकबर का जन्म हुआ था। लेकिन जब बालक जन्म हुआ और जब वो शासक बना तो फिर तो कहना ही क्या, मुगल साम्राज्य की मुगल सल्तनत को कहाँ पहुंचा दिया, है ना। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक, यहां से अब हुमायूं बदलेगा। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इस बार इसका तीर लग गया, बेचारा इतना साल तक तो भटकते रहा, इधर उधर घूमते रहा, लेकिन 1555 ईस्वी में, कब 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः आक्रमण किया पंजाब के सूरी शासक सिकंदर पर, है ना, पंजाब के सूरी शासक सिकंदर पर। अब देखिए 15 साल बीत गया तो तब तक जो है दिल्ली के सत्ता पर वही शेर खां ही तो नहीं ना काबिज रहा होगा, क्योंकि सब बदलते रहता है। तो उस समय कौन था? सूरी शासक सिकंदर था। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और फिर से क्या हो गया? दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गया। कौन? हुमायूं। देखिए दिन बदल गया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का क्रम है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम है। हुमायूं द्वारा जो लड़ा गया 4 युद्ध कौन कौन सा था, उन चारों का वर्णन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। पहला है देवरा का युद्ध, है ना। देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531। देवरा का युद्ध 1531, देवरा 1531। दूसरा है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, चौसा का युद्ध कब हो गया? 1539। तीसरा है बिलग्राम का युद्ध, और बिलग्राम का युद्ध कब हो गया? 1540, है ना। चौसा 39, बिलग्राम 40, है ना। बिलग्राम का युद्ध 1540। और चौथा है सरहिंद। सरहिंद का युद्ध 1555। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में, है ना। और यह चारों युद्ध जो है हुमायूं द्वारा लड़ा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का क्रम कौन कौन सा हो गया? देवरा का युद्ध 1531, देवरा 31, चौसा 39, बिलग्राम 40, सरहिंद 55। 31, 39, 40, 55 याद रख लीजिए। 31, 39, 40 और 55, ये सारा 1500 लगा हुआ है, आगे में सिर्फ लगा दीजिएगा। 1531 देवरा, 1539 चौसा, 1540 कौन सा हो गया आपका? बिलग्राम, और 1555 हो गया सरहिंद। तो यह याद रखना है, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। सिर्फ आपको ये क्रम याद रखना है, देवरा पहला होगा, चौसा उसके बाद होगा, बिलग्राम तीसरा होगा, सरहिंद चौथा होगा। ठीक है, तो हो गया, इसको देख लिया हम लोगों ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुमायूं द्वारा लड़ा गया ये चारों युद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछा जाएगा देवरा का युद्ध कब लड़ा गया, किसके किसके बीच? 1531 में हुमायूं और किसके बीच? देवरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में, हुमायूं और बाबर। बिलग्राम का युद्ध, यह भी आपका बिलग्राम भी होगा आपका हुमायूं और शेर खां के बीच, है ना। सरहिंद 1555। तो यह जो है आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन, क्या है? दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, जो शेर मंडल है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। कह रहा है कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन जो बनवाया था उन्होंने, दीन पनाह भवन में स्थित जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई, है ना। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से, दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई? सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। और रेस्ट 3 पॉइंट है, ये देख लेते हैं क्या है। हुमायूं के बारे में, है ना, हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैन पूल, इतिहासकार का नाम क्या है? लैन पूल, है ना। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते
चलता रहा था। लैंडपूल एक इतिहासकार है और लैंडपूल साहब ने हुमायूं के बारे में क्या कहा, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, क्योंकि जब हुमायूं की मृत्यु हुई वह भी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, तो जिस तरह वह सीढ़ियों से गिर करके मरा उसी तरह वह जीवन भर गिरता पड़ता ही रहा। अर्थात कभी शासक किया, फिर 15 साल घुमक्कड़ी की जीवन बिताई, फिर शासन किया, फिर जो है पुस्तकालय की श्रेणी से गिर के मृत्यु हो गई। तो वह उतार चढ़ाव मतलब कि गिरते पड़ते ही जीवन जी लिया। इसलिए हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैंडपूल जी ने क्या कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। मतलब गिरते पड़ते ही वह जो है अपना जीवन जी लिया और गिरते पड़ते ही लास्ट में मुक्त भी हो गया, मतलब मर भी गया, है ना। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैंडपूल ने क्या कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, है ना। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, याद रखना है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, है ना। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए, है ना। हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास था, ज्योतिष में विश्वास होने के कारण ही हुमायूं सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे, है ना। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। तो मित्र, इसी पॉइंट के साथ हुमायूं को हम लोगों ने पूरा देख लिया। और जो अगली वीडियो बनेगी, अगली वीडियो जो आएगी वह शेर शाह पर होगी। किस पर होगी? शेर शाह पर। तो ठीक है मित्र, अगली वीडियो हम लोग जो है अगली वीडियो शेर शाह की देखेंगे। साथ ही यह जान लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको प्राचीन भारत की वीडियो मिलेगी, और अगर आपको प्राचीन भारत भी देखना है तो आप हमारे निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट पर आइए और वहां से प्राचीन भारत खोलिए, और टोटल प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है एक ओर से। अगर आप उसका भी ज्ञान लेना चाहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं, तो आप प्राचीन भारत भी वहां से देख सकते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।